अनुमति प्रदान करें। माननीय बीएम पटेल जी सर। माननीय बीएम पटेल सर, आप जी। अनुमति प्रदान करें सर। तो इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने की मैं इजाजत देता हूं। जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। और मैं ज्यादा व्यवधान नहीं बनूंगा कार्यक्रम, क्योंकि हमारा संविधान वाचन है और संविधान वाचन का पूरी जो हमारा आज का जिन पर डिपेंड होता है, जो आज के हमारे प्रमुख हीरो होते हैं, और माननीय मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा सादर और नम्र निवेदन के साथ, आदर सद्भाव के साथ। माननीय आरसी धीमान जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और अपने माइक को अनम्यूट करके अपना प्रबोधन जारी रखें। माननीय आरसी धीमान जी, नम्र निवेदन है सर आपसे। धन्यवाद। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। भारत के समस्त नागरिकों के लिए यह मैं अपना डिक्लेरेशन प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और आज के इस संवैधानिक चर्चा की अध्यक्षता कर रहे माननीय शेषराव गावड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव, और संचालन कर रहे हैं माननीय विजय कुमार बौद्ध जी, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय जिला स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि भारत के संविधान के अंतर्गत संवैधानिक चर्चा चल रही है, उसमें एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के संबंध में चर्चा चल रही है, और आज अनुच्छेद 73 के ऊपर जो है चर्चा होनी है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 73 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। अनुच्छेद 73 को एक बार मैं पढ़ के बताता हूं, फिर समझाता हूं। अनुच्छेद 73 भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका है उसको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों का विस्तार कहां तक होगा, कहां तक उनका एक्सटेंशन होगा, कहां तक वो शक्तियां जाएंगी, यह है अनुच्छेद 73 में बताया गया है। परंतु एक बात यह भी कही गई है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी संविधान के अंदर जो उपबंध हैं, जो संविधान है, उस संविधान का पालन करते हुए कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। तो पहला पॉइंट ये है कि जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है, जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, वहां तक कार्यपालिका को विस्तार दिया गया है। दूसरा, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकार के प्रयोग तक, यानी कि जो भारत देश है उसकी जो सरकार है, जब वह कोई ट्रीटी करती है इंटरनेशनल लेवल पर किसी अन्य देश से, या कोई एग्रीमेंट करती है, तो उस एग्रीमेंट या ट्रीटी में जहां तक जिन जिन विषयों तक जो है वो ट्रीटी जिन जिन बिंदुओं को टच करती है, वहां तक ये शक्ति का विस्तार किया गया है। दो बातें यहाँ पे कही गई है। अब इसको समझने की जरूरत है। सबसे जरूरी चीज ये है जो कि आवश्यक है कि भारत देश के अंदर जब भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1 हम देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of state। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of state, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल 1 ने बताया। यहां से दो बातें स्पष्ट होती हैं आर्टिकल 1 से, कि जो है भारत अर्थात इंडिया, दो शब्दों का हम अपने देश के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। भारत या इंडिया, इन दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कोई अन्य शब्द जो है हम संज्ञा के रूप में भारत देश को के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात कि यह राज्यों का संघ होगा, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, इन सब राज्यों का एक संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा, इसलिए इसको बोलते हैं भारत संघ। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल होता है तो वहां पे लिखते हैं फला वर्सेस फला, यूनियन ऑफ इंडिया।
भारत संघ, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। जब भारत राज्यों का संघ है तो संविधान में दो प्रकार की शक्तियां स्पष्ट होती हैं। एक तो केंद्र सरकार, जिसकी रचना जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीत करके जाते हैं, सांसद महोदय जो चुनाव जीत के जाते हैं, उनके द्वारा केंद्र सरकार यानी केंद्र की रचना होती है पार्लियामेंट में। दूसरी बात है कि मेंबर ऑफ असेंबली यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वह जो जीत के जाते हैं अपने राज्य की विधानसभा में बैठते हैं और राज्य की विधानसभा की रचना होती है। ये दोनों ही व्यवस्थाएं एक साथ चलती हैं। पार्लियामेंट यानी संसद पूरे भारत देश के अंदर अपनी जो उसकी संप्रभुता है, उस संप्रभुता के अंतर्गत अपने टेरिटरी के अंतर्गत संसद कानून बनाती है। कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को पूरे भारत देश के अंदर है, क्योंकि वो सांसद हैं, पूरे देश के अंदर से चुन के जाते हैं। लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव होता है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की जो शक्ति है अपने पूरे स्टेट के अंदर होती है। तो यहाँ पर जो बिंदु है वह यह है कि लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति विधायी शक्ति हो गई। राज्यों द्वारा विधि बनाने की शक्ति राज्यों की विधायी शक्ति हो गई। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने वाले, क्योंकि कानून को बना देना एक काम है, परंतु उस कानून को लागू करने के लिए एक दूसरा पार्ट इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो है मॉन्टेस्क्यू ने अपनी थ्योरी में कहा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए। तो विधायिका का काम है विधि बनाना और कार्यपालिका का काम है विधियों को लागू करना। तो पार्लियामेंट विधि बनाती है और राज्य भी विधि बनाती है। ये दोनों की शक्तियां हैं। अब जो शक्तियां हैं उसमें विवाद न खड़ा हो, इसलिए भारत के संविधान के अंदर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। क्योंकि जो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, तो जब हम शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए। तो जब हम मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत के आधार पे देखते हैं तो भारत के संविधान के अंदर कुछ अनुसूचियों को अलग से ऐड किया गया है। उन अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची, भारत के संविधान के अंदर जब आप पूरा कंप्लीट बियर एक्ट ले लेंगे तो बियर एक्ट के आखिरी में 8वीं अनुसूची मिलेगी आपको। उस 8वीं अनुसूची में
केंद्र की जो सरकार है उसकी शक्ति विधि बनाने की स्पष्ट की गई है, और जो राज्यों की सरकार है उसकी भी विधि बनाने की शक्ति स्पष्ट की गई है। और ऐसे विषय जिन पर दोनों मिल के कानून बना सकते हैं वो भी स्पष्ट किया गया है। तो जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में जो पहली अनुसूची है वो केंद्र की, जो केंद्र की अनुसूची है उसे हम लोग बोलते हैं संघ की सूची। संघ की सूची 8वीं अनुसूची में पहले नंबर पे है, और उस संघ की सूची के अंतर्गत उन सभी विषयों को साफ साफ लिख दिया गया है जिस पर केंद्र की सरकार को कानून बनाना है, स्पष्ट है। तो सामान्य रूप से मैं कुछ विषय बताता हूं जिस पर संघ की सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसको पूरा अधिकार है क्योंकि वो लिखा हुआ एक एक विषय है, और उस विषय पर जो है केंद्र की सरकार कानून बना सकती है। पहला एग्जाम्पल के रूप में, जैसे नौसेना, सेना, वायुसेना, रेल, रक्षा के मामले, परमाणु से संबंधित मामले, या विदेशों से संबंधित मामले जैसे ट्रीटी है, करार है इत्यादि। इस संघ की सूची में 97 जो है विषय हैं जिस पर केंद्र की सरकार कानून बना सकती है। बेशक पार्लियामेंट के अंदर वह इन विषयों पर कानून बना सकती है, अधिनियम बना करके पारित कर सकती है। अब भाई राज्यों की बात, तो राज्यों के पास जो है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, एक क्षेत्रफल होता है। उस क्षेत्रफल से जो है विधायक जीत के पहुंचते हैं, और वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो है राज्य की सीमा के अंतर्गत जहां तक उनकी अधिकारिता आती है, उन अधिकारिता के अंतर्गत राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर कानून बना सकते हैं। अब राज्य को कौन कौन से विषय दिए गए हैं? राज्य को जो विषय दिए गए हैं वो है पनिशमेंट, दंड, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, न्यायालय की फीस कितनी होगी, जेल हो गई, और कृषि, कृषि हो गई, शिक्षा हो गई, पशुधन हो गया, भूमि चकमंदी वगैरह आप लोग ने सामने सुनी है, बाजार है, मेला है, आदि विषय। इसमें 66 विषय हैं जिन पर राज्य को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और तीसरा ऐसा विषय है जिस पर दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों मिलके काम करते हैं। दंड विधि हो गई, विवाह हो गया, कृषि हो गया, साक्ष्य हो गया, पशुधन हो गया, वन हो गया, जनसंख्या हो गई। इस तरह से 47 बिंदु इसमें दिए हुए हैं, विषय दिए हुए हैं जिन पर दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। तो अब ये जो शक्तियां हैं स्पष्ट कर दी गई हैं, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि संघ सूची में कौन कौन है, और राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में बिल्कुल स्पष्ट है।
और सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति भी समझ सकता है कि पार्लियामेंट इन बिंदुओं पर कानून बना सकती है और विधानसभा इन बिंदुओं पे कानून बना सकती है। फिर कानून बनाना आवश्यक है, बिना कानून बनाए समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। इसलिए केंद्र को और राज्य को दोनों को कानून बनाने की शक्ति संसद और विधानसभा के माध्यम से प्राप्त हुई। ये एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु समझने का ये है कि यहाँ पर कार्यपालिका से आशय क्या है। कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। तो कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होती है उसका मुखिया राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और उनका काम क्या होता है? पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को लागू करना, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन का काम किसका होता है? कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका में एक तो राष्ट्रपति हो गए, दूसरा जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल होता है। जो पार्लियामेंट होती है उस पार्लियामेंट के द्वारा जो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है वह मंत्रिमंडल भी कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल कार्यपालिका कहलाता है। ये एग्जीक्यूटिव है। मंत्रिमंडल में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। ये जो मिनिस्टर्स हैं ये कार्यपालिका है। तो इस प्रकार से यह है कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार की बात की गई है। अब जब संघ की सूची और राज्य की सूची और समवर्ती सूची में शक्तियां स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी गई हैं, उसके बावजूद अनुच्छेद 73 के द्वारा विशेष जो है कार्यपालिका की शक्तियों को विस्तार दिया गया है, एक्सटेंशन। किन बिंदुओं पे दिया गया है? जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है, तो संसद को जो विधि बनाने की शक्ति है वह है संघ की सूची, जो 8वीं अनुसूची में है, उसमें दिए गए विषय, और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और दोनों मिलकर विधि बनाते हैं। संसद उस पर विधि बनाता है। तो संसद जिन विषयों पर विधि बनाती है उन विषयों पर कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा। पहला पॉइंट है। कहने का मतलब है कि संसद 8वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है और जो संघ की सूची है उन विषयों में जा करके आवश्यकता अनुसार विधि बना सकती है। और संसद जिन जिन विषयों में विधि बना सकती है उन विषयों में कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा।
ये एग्जीक्यूट करेगी। जिन जिन विषयों पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी उन विषयों को लागू करने का काम जो है ये कार्यपालिका करेगी, उसको शक्ति प्रदान की गई है। तो वो विषय समवर्ती और संघ सूची के अंतर्गत प्रदत्त है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा, तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वह अपनी संप्रभुता के अंतर्गत रह के, संप्रभुता यानी जहां तक उसकी सीमाएं हैं उसके अंतर्गत रह करके वह विधियों का निर्माण करती है। क्लियर है। और उसको लागू करने का काम जो है कार्यपालिका यानी केंद्र की सरकार और राष्ट्रपति करते हैं, लागू होती है। तो जो है इसके अलावा भी एक जगह कानून बनता है, पार्लियामेंट के अलावा भी एक जगह कानून बनता है। वो कहाँ पे बनता है? वो इंटरनेशनल लेवल पर बनता है। इंटरनेशनल लॉ उसको कहते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि कहते हैं उसको। अंतरराष्ट्रीय विधि यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि से आशय ये है कि रूढ़ि या संधिबद्ध नियमों के समूह अंतरराष्ट्रीय विधि कहा गया है, जिसमें व्यक्ति भी शामिल है। तो अब जो संधि है वह एक देश से दूसरे देश के बीच में होती है। जैसे परमाणु निषेध संधि, रेक्टिफाई करते हैं संधियों को, अनुसमर्थन करते हैं। जैसे 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संविधाएं आई। वुमेन से संबंधित मामले इंटरनेशनल लेवल पर, श्रम से संबंधित मामले इंटरनेशनल लेवल पर, स्वास्थ्य से संबंधित मामले इंटरनेशनल लेवल पर। तो भारत देश जहां अपने आंतरिक मामलों में विधि बनाने की शक्ति रखता है पार्लियामेंट, वहीं इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य भी है। और इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ के द्वारा जो भी कन्वेंशन होते हैं, अभिसमय होते हैं, संधियां होती है, उन संधियों को भारत भी रेक्टिफाई करता, अनुसमर्थन करता है। परंतु वह जो विधि है पार्लियामेंट में नहीं बन रही हमारे, वो हमारे पार्लियामेंट में नहीं बन रही, वो यूएनओ में बन रही, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बन रही। किसी अन्य कन्वेंशन में हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं या कोई एग्रीमेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, या प्रत्यर्पण की संधि कर रहा है कि भाई जो है हमारे देश के अंदर से कोई अपराधी जो है किसी दूसरे देश में चला जाएगा तो आप हमको वह अपराधी दे देंगे। ये हुई प्रत्यर्पण की संधि। एक देश की दूसरे देश के साथ जो है संधि प्रत्यर्पण की संधि हुई। इस तरीके से संधियां होती हैं, करार होते हैं। तो जो संधियां और करार होते हैं उन करारों का के अंतर्गत जिन जिन विषयों को टच किया गया है, जिन जिन सब्जेक्ट्स को
उसमें उल्लेखित किया गया है उन विषयों तक कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा, वहां तक जाएगी ये कार्यपालिका की शक्ति। ये पॉइंट नंबर 2 में बताया गया। यानी किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, यानी भारत देश द्वारा जो है, भारत की जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा कोई संधि की गई या करार किया गया किसी बिंदु पर, तो उस संधि के अंदर उल्लेखित समस्त बिंदुओं पर कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा। ये बात यहाँ पर है। तो सामान्य सी बात है, लेकिन विस्तार से समझाने की आवश्यकता थी। इसको संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में, कि जो हमारे देश की कार्यपालिका की शक्ति है, अनुच्छेद 73 में उसके विस्तार के संबंध में बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 में ये बताया गया है कि हमारे देश की जो संसद है, उसको जो विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, उस विधि बनाने की शक्ति के अंतर्गत जिन जिन विषयों पर जो जो विधि बन रही है, उन समस्त विधियों पर कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा, तभी तो एग्जीक्यूशन होगा, वह उसको एग्जीक्यूट करेगी। दूसरा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो करार हो रहे हैं, जो संधि हो रही है, उस पर भी इनका विस्तार होगा। आगे चलते हैं। परंतु अब ये आ रहा है परंतु, 2 बिंदु के स्पष्ट प्रोविजन समझ में आ गए। अब आ रहा है परंतु, इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में विषयों तक नहीं होगा। राज्य के विषयों तक नहीं होगा, जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 1 में, कि इंडिया दैट इज भारत shall be the union of the state। भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की शक्ति के संबंध में हमने बताया कि जो पार्लियामेंट विधि बनाएगी, उन विधियों पर जो है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा, पॉइंट नंबर 1 में। दूसरा, जो हमारे देश की सरकार जो है इंटरनेशनल लेवल पर संधि करेगी या करार करेगी, उन करारों के अंदर जो भी अभिव्यक्त रूप से सब्जेक्ट्स हैं, वहां तक जो है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा। परंतु जो यहाँ पर आ गया है, वह यह कहता है कि जो राज्य सूची के विषय, जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये तो विधानसभाएं हैं। इन विधानसभाओं के अंदर जो सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, उस राज्य की सरकार को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर विधि बनाने की शक्ति 8वीं अनुसूची में प्रदान की गई है। उस 8वीं अनुसूची में प्रदत्त जो है राज्य सूची की जो शक्ति है, उसमें ये इंटरफेयर नहीं करेगी, ये उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ये यहाँ पर है। अब राज्य सूची के अंदर मैंने बताया कि जो है राज्यों को अलग से शक्ति प्रदान की गई है। क्यों प्रदान की गई है? क्योंकि भारत देश जो है लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है और गणतांत्रिक देश है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है,
तो जो लोकतंत्र है उसमें राज्यों का अपना अलग अस्तित्व बना रहे और संसद का भी अपना अलग अस्तित्व बना रहे, और दोनों ही संसद और विधानसभाएं यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलजुल कर काम करे। इसलिए राज्यों का अपना अस्तित्व बना रहना चाहिए, राज्यों का महत्व बना रहना चाहिए। राज्यों को विधि बनाने की शक्ति जो प्राप्त है वह किन किन विषयों में बनाएगी, क्योंकि राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने जो है प्रदेश के जो भी पीपुल है, नागरिक है प्रदेश के अंदर, देश के नागरिक है, प्रदेश में है लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी राजनीतिक उन्नति के लिए काम करे, उनके शैक्षणिक, उनके बौद्धिक विकास के लिए काम करे। तो इस काम को करने के लिए उसे संविधान के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डायरेक्शन दिया गया है उस डायरेक्शन पे काम करना है। तो उस डायरेक्शन पे काम करने के लिए उसको ये विषय दिए गए हैं राज्य सूची की, इन विषयों पे आप विधि बनाइए। स्वतंत्रता पूर्वक नोबडी विल डिस्टर्ब यू, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो राज्य सूची दी गई है, उन राज्य सूची पर जो है काम करना है राज्य की सरकार को, और उसमें ये शक्ति इंटरफेयर नहीं करेगी, इसलिए परंतु लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर कि जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस अनुच्छेद की किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई प्राधिकारी या अधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका, यहाँ पर वही बात है कि जो पार्लियामेंट को जो विषय दिए गए हैं उन शक्तियों का वह जो है विधि बनाने के लिए प्रयोग कर सकती है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 73 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, और वो जो संविधान में जो शक्तियों का विभाजन किया गया 8वीं अनुसूची में समवर्ती सूची और संघ की सूची और राज्य की सूची, तो समवर्ती सूची पर दोनों मिलके काम करते हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, क्योंकि कि जो है सामंजस्य बना रहे केंद्र और राज्य के बीच में, जो विषय हैं उन पर जो है सामंजस्य बना रहे। जैसे कि समवर्ती सूची की जब हम बात करें तो समवर्ती सूची में जो है जो विषय हैं वो है कृषि। कृषि के मामले में केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची का विषय है पशु के मामले में और जनसंख्या के मामले में, शिक्षा के मामले में, विवाह के मामले में, इस तरह से दोनों भी मिलकर के इस पे कानून बना सकते हैं। अब सवाल ये है, एक बिंदु यहाँ पर यह भी उत्पन्न होता है कि विवाह के मामले में जब राज्य की सरकार कानून बना सकती है तो बौद्धों का पर्सनल लॉ, जो बौद्धों का पर्सनल लॉ है और राज्य सरकार बनाए, बौद्धों के लिए कम से कम राज्य की सरकारें तो जहां जहां पर जो है राज्य की सरकारें हैं वह बौद्धों के लिए कानून बनाए, क्योंकि बौद्ध जो भारत के अल्पसंख्यक वर्ग है बौद्ध हैं, तो
वह जो है विवाह करें तो किस कानून के अंतर्गत करें? भाई हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ही बौद्ध भी शामिल किया गया है। और विवाह जब बौद्ध का विवाह भी उसी अधिनियम के अंतर्गत हो रहा है और सारे के सारे वही प्रोविजंस लागू हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तो फिर जो है उसका कोई अलग अस्तित्व तो नहीं दिखता। सिखों का अलग कानून है, मुस्लिमों का अलग कानून है विवाह का, तो बौद्धों का अलग कानून होना चाहिए। तो अब विवाह के मामले में जब हम कानून की बात करें, वह समवर्ती सूची का हिस्सा है और जो है इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि बौद्धों के लिए जो है एक कोडिफाई लॉ बनाया जाए और केंद्र की सरकार को भी जो है बौद्धों के लिए विवाह के लिए एक कोडिफाई लॉ बनाया जाना चाहिए, ताकि जो है बौद्ध जो कि एक अलग विचार है, एक अलग मत है, इन मत को मानने वाले लोगों के लिए विवाह के मामले में, तलाक के मामले में और संपत्ति के मामले में जो डिस्प्यूट खड़े होते हैं, उनका अपना पर्सनल लॉ के अनुसार जो है निस्तारण हो। उसका निस्तारण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ना हो, परंतु अभी तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ही बौद्ध, सिख, जैन, तो सिखों का अलग हो गया, पारसी अलग है, तो ये बौद्ध है, जैन है और भी जो मैनर वो हैं क्या बोलते हैं ट्राइब्स हैं, उनका भी विस्तारण इसी के अंतर्गत होता है। तो कहने का मतलब है कि केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार को विवाह के मामले में समवर्ती सूची पर जो है विधि बनाने का अधिकार है, कृषि पर अधिकार है और इसके अलावा जो है संविदा करने का, साक्ष्य पर अधिकार है। ये दोनों ही मिलजुल कर विधि का निर्माण कर सकते। यहाँ पर अनुच्छेद 73 में शक्तियों का विस्तार बताया गया है कि कहाँ तक जो है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार हो रहा है, यह स्पष्ट किया गया है। अब अनुच्छेद 74 पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता करना चाहता है आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की किस तरह से? राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री और जो है उनकी जो मंत्री परिषद है, ये मिल करके माननीय राष्ट्रपति को सलाह देंगे, एडवाइस देंगे और जो एडवाइस ये देंगे उस एडवाइस पर माननीय राष्ट्रपति को कार्य करना है। जो भी एडवाइस देगी ये जो मंत्री परिषद है, वह जो भी सलाह देगी माननीय राष्ट्रपति को, उस सलाह पर माननीय राष्ट्रपति जो है कार्य करेंगे। यह आर्टिकल 74(1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उनकी सहायता और उनके कृत्यों के संबंध में बताया गया। अब
सवाल यह है कि जब कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को भविष्य में कभी या भूतकाल में अध्ययन करने पर इसकी संभावना है कि कोई ऐसी सलाह दे दे जो युक्त ना हो, जो रीजनेबल ना हो, जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ना हो। तो फिर क्या राष्ट्रपति उस सलाह पर काम करेंगे? बाध्य हैं। अगर वो बाध्य हो जाएंगे तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, संवैधानिक शासन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर तो जो है विधि विरुद्ध सलाह भी जो है मानने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे, विधि का शासन मेंटेन रहे, संवैधानिक शासन मेंटेन रहे, इसलिए ये परंतु लगाया गया। परंतु क्या लगाया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि राष्ट्रपति को जब मंत्रिपरिषद कोई सलाह देता और राष्ट्रपति को लगता है कि दी गई सलाह रीजनेबल नहीं है, विधिक नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, या कोई और कारण से वह उचित नहीं लगती है, तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह जो दी गई है उस सलाह को वापस उस मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार करने के लिए प्रेषित कर दे। फिर क्या होगा? फिर मंत्रिपरिषद उस दी गई सलाह पर अपने लीगल एडवाइजर से या खुद विचार मंथन करके चिंतन करने के बाद या तो उस सलाह में सुधार करके पुनः प्रेषित करेंगे, अथवा उसे रोक लेंगे, अथवा उन्हें वह सलाह रीजनेबल लगती है कि नहीं, ठीक है सलाह तो बिल्कुल सही है, तो वह उसे पुनः उस सलाह को मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को प्रेषित कर देंगे। और अगर जो है एक बार सलाह उनके पास पुनः प्रेषित कर दी गई, यानी राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। आर्टिकल 74 यह है स्पष्ट करता है। अब विवाद ये खड़ा होता है कि सलाह क्या दी थी, सलाह क्या दी थी, है ना? तो मंत्री परिषद द्वारा इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। यानी कि जो न्यायालय है उसको दी गई सलाह के मामले में विचारण करने की शक्ति नहीं दी गई है, और न्यायालय को इस मामले से दूर रखा गया है।
न्यायालय को दी गई सलाह की जांच करने की शक्ति नहीं दी गई है। क्या सलाह दी भाई? न्यायालय पूछे माननीय राष्ट्रपति से कि भाई आपको कार्य ये जो है मंत्रिपरिषद द्वारा क्या सलाह दी गई, कोई रेट फाइल करे, है ना, न्यायालय के बीच में जा करके, और फिर न्यायालय पूछे कि भाई क्या सलाह दी बताओ भाई, तो वो रिटर्न सलाह दी जाए पार्लियामेंट की अंदर। जो कार्यपालिका है, यानी कि जो मंत्री परिषद है, उसके द्वारा जो सलाह दी गई है वह न्यायालय में जांच का इशू नहीं होगी। एक बात, दी भी गई या नहीं दी गई, और दी गई तो क्या दी गई, इस विषय में न्यायालय में जांच नहीं की जा सकेगी। ये 74 दो बिंदुओं को यहाँ पर स्पष्ट करता है। अब यहीं से जो है ये आर्टिकल 74 समाप्त हो रहा है, और जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे 75 पर 76 पर चर्चा करेंगे। तो आज जो है सामान्य सी बात क्या थी, सिंपल सी, कि 73 के अंदर जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का विस्तार किया गया है। कहाँ तक किया गया है? संसद के विषयों पर और ट्रीटी और करार के विषयों पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो की जाती है। राज्य सूची जो है, राज्य सूची के मामले में जो है राज्य काम करेगा, समवर्ती सूची के मामले में जो है दोनों मिलके काम करेंगे। ये अलग अलग शक्तियों का विभाजन करके बिना किसी विवाद के इस मामले को सॉल्व किया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत का संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी सूझबूझ के साथ जो है संविधान के निर्माण में जो है अपना अमूल्य योगदान दिया है, और इतना खूबसूरत संविधान बनाया है कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए। यदि किसी एक अंग के पास संपूर्ण शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि विधायिका के पास अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति आ जाती है तो विधायिका निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी। उसी तरीके से यदि कार्यपालिका के पास विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति आ जाएगी तो फिर कार्यपालिका निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी, और यदि न्यायपालिका के पास कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति आ जाए तो न्यायपालिका भी निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी। इसलिए इन तीनों अंगों को परिसीमित करते हुए इनकी शक्तियां और इनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। एक जो है महत्वपूर्ण मामला है कि जो सलाह है, सलाह क्या बोलते, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करना होता है, यानी कि बिना सलाह के राष्ट्रपति काम नहीं कर सकते। जो सलाह दी जाएगी उसी पे काम वो करेंगे। सन 1917 में प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह ने जब लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के पूर्व अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया, बहुमत नहीं सिद्ध हुआ और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो राष्ट्रपति ने लोकसभा का विघटन कर दिया। राष्ट्रपति ने लोकसभा का विघटन कर दिया, लोकसभा भंग हो गई। अब जब लोकसभा भंग हो गई, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो संसद
भंग हो गई। तो एक लीगल समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई कि राष्ट्रपति काम करेंगे तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे, और अगर मंत्रिपरिषद भंग हो जाए तो भी राष्ट्रपति काम नहीं कर पाएंगे, तो काम कैसे चलेगा। तो इसलिए जो मंत्रिपरिषद थी वह बनाए रखी गई, ताकि वह मंत्रिपरिषद समय समय पे राष्ट्रपति को सलाह देती रहे और वह अपना कार्य एग्जीक्यूशन का करते रहे। इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण केस था। एक केस के संबंध में और बताना चाहेंगे कि जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विवाद 1987 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच विवाद हुआ था। विवाद सेना के लिए बोफोर्स तोपों की खरीद के मामले में उठा, और यह मुख्य रूप से अनुच्छेद 78 और 74 के बीच का मामला था। 74 मैंने आज समझाया आपको। राष्ट्रपति का यह कहना था कि मुझको बोफोर्स के संबंध में जानकारी नहीं प्राप्त हुई, ज्ञानी जैल सिंह। जो मंत्री परिषद है वह, उसका कर्तव्य है कि वह किए गए इस तरह के सौदों से संबंधित, विदेशी मामलों के दौरों से संबंधित जो जानकारियां हैं वह राष्ट्रपति को प्रदान करे। ये उनके ऊपर लीगल बाइंडिंग है। और ज्ञानी जैल सिंह का कहना था कि मुझे तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, और राजीव गांधी का कहना था कि जानकारी हमने दी। तो उन्होंने कहा भाई हमें पूरी जानकारी तो मिली नहीं। तो यह एक विवाद जो है उत्पन्न हुआ, और जो है इस तरह के जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों से एक बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए जो है यह बॉडी बनाई गई है, सहायता प्रदान करने के लिए और सलाह देने के लिए। विधायिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों शामिल है। ये दोनों ही मिलकर लागू करते हैं। तो इनके बीच में सामंजस्य स्थापित रहे, इसलिए जो है ये जो सहायता प्रदान करने का और जो है उस जो है सलाह को मानने का की बाध्यता रखी गई है, क्योंकि जो मंत्री परिषद है वह लोकतंत्र का हिस्सा है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, यानी हम सब देश के नागरिकों के द्वारा चुनी गई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, उनके द्वारा जो मंत्रिपरिषद बनती है वो जनता की द्वारा चुनी हुई होती है। इसलिए जनता के द्वारा देश में शासन किया जाता है परोक्ष रूप से, इसलिए उनकी सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग है। परंतु एक बार वह उसको वापस कर सकते हैं। यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आरसी धीमान सर। आज के कार्यक्रम में आपने संविधान के बारे में अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74 के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसको अभी जो भी हमने संविधान पढ़ा हुआ था इतनी जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन आज आपकी जानकारी काफी लाभान्वित की। और इसी कार्यक्रम का समय काफी हो गया है, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश भारती जी से अनुरोध करूंगा कि वो
आए और अपने शब्दों में अनुग्रहित करें सबको। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का, जिन्होंने आज संविधान के आर्टिकल 73 और 74 को बड़ी विस्तार से समझाया और एक्सप्लेन किया। और एक घटना मुझे आज भी याद है कि जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, बहुमत साबित करने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था प्रधानमंत्री पद से, तो पूज्य बाबू जगजीवन राम जी उस वक्त राष्ट्रपति थे, अगर मुझे ठीक याद है तो नीलम संजीव रेड्डी। तो उन्होंने, बाबू जगजीवन राम जी ने अपना दावा पेश किया कि मुझे मौका दिया जाए, मैं सरकार बनाऊंगा और सदन में बहुमत साबित करूंगा। तो नीलम संजीव रेड्डी ने बाबू जगजीवन राम जी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया और लोकसभा को भंग कर दिया। तभी ये प्रश्न बड़ी तेजी से उठा था जो आज हमारे आरसी धीमान साहब ने जिसे कोट किया है। बाबू जगजीवन राम चिल्ला चिल्लाकर यही कह रहे थे कि मंत्री परिषद की सलाह भंग करने की थी ही नहीं, तो राष्ट्रपति कैसे इसे भंग कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं सुना गया और दोबारा चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी लौटकर 1980 में दोबारा सरकार में आ गई। ये बात आज से 36 वर्ष पुरानी है, लेकिन मुझे खूब याद है कि उस वक्त दलित समाज एक तरह से ठगा सा रह गया था और बड़ा ऐसा रह गया था कि उसको लूट लिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरसी धीमान साहब का कि बड़ी बारीकी से वो अपनी जानकारी को दे रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी RVM इंडिया न्यूज चैनल जो अपना टीवी चैनल है उस पर डालते हैं, हजारों लोग सुनते हैं। और मैं समझता हूं कि आज इन बातों का कोई बड़ा महत्व हो या ना हो, लेकिन आने वाले कल इन बातों का बड़ा महत्व होगा, बड़ा महत्व होगा। हमारी नई जनरेशन जब ये कहेगी कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रोफेसर आरसी धीमान साहब ने संविधान की जानकारियां दी, तब हम तक पहुंची। मैं समझता हूं कि इतिहास के पन्नों में ये बड़ी बात होगी। आज हो सकता है छोटी बात हो, हम 80 लोग जुड़ रहे हैं, 85 लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले कल निश्चित रूप से ये बड़ी बात होगी। ये कहकर मैं अपने आरसी धीमान साहब का और देश भर से जुड़े सभी साथियों का साधुवाद करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें, संविधान चर्चा में ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें। ये अमृत ज्ञान की वर्षा जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना ही भारत मजबूत होगा। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय शेषराव धावड़े जी से मैं अनुरोध करूंगा, अगर वो जुड़ पाए हैं तो आज अध्यक्षीय उद्घोषण करें और कार्यक्रम के समापन की इजाजत दें। माननीय शेषराव धावड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव। सर जुड़ नहीं पाए सर? जी सर जुड़ नहीं पाए हैं क्या? हाँ, जुड़ नहीं पाए साहब। तो इसी टेक्निकल इशू के कारण सर जुड़ नहीं पाए थे,
तो कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी की माननीय राष्ट्रीय सचिव BM पटेल साहब। उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना अध्यक्षीय आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम की करने की अनुमति प्रदान करें मंगल गाथा के साथ। माननीय BM पटेल साहब, आप सादर आमंत्रित सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर को वंदन करते हुए इस संविधान चर्चा में जो बारीकी से हमें ज्ञान प्रदान किया हमारे RC धीमान साहब ने, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूं और इस प्रोग्राम को विधिवत पूरा करने की मैं जाहिरात करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद सर। सभी साथियों से